हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आईसी 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय नंबर 23, जिसका नाम है स्वास्थ्य बीमा का बीमा लेखन, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो अंडर राइटिंग होती है उसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि अध्याय नंबर 22 के बोनस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन दिया गया है, पोर्टेबिलिटी का विकल्प डैश के समय चुना जाता है। तो देखिए, जब पोर्टेबिलिटी हम करवाते हैं ना, पोर्टेबिलिटी का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, कि जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसे पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। और जो पोर्टेबिलिटी का विकल्प है ना, वो नवीनीकरण, यानी कि जब हम रिन्यू करवाते हैं ना अपनी पॉलिसी, तभी चुना जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। चलिए, अब है हमारा अध्याय नंबर 23, जो है स्वास्थ्य बीमा का बीमा लेखन। तो देखिए, बीमा लेखन जिसको इंग्लिश में अंडर राइटिंग भी कहते हैं, तो सीधे शब्दों में अगर से समझना है तो जो अंडर राइटर होता है ना, वो क्या करता है, जब उसके पास कोई भी प्रपोजल जाता है, प्रपोजल का मतलब है कि कोई बीमा करवाना चाहता है, तो उसका जो प्रपोजल तैयार होके गया है, अब वो क्या करता है, उस प्रपोजल में ना सारी चीजों को चेक करता है कि क्या इस व्यक्ति का बीमा इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, ऐसे कोई पुरानी बीमारियां तो नहीं थी, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मतलब सब कुछ ये रिस्क की चेकिंग करता है कि रिस्क उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता, और अगर पॉलिसी करनी है, मतलब रिस्क उठाना है, तो कितने पैसे पर उठाना है, ठीक है, मतलब कितने प्रीमियम पर उठाना है। तो ये बेसिकली अंडर राइटर का काम होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जोखिम का उचित मूल्यांकन करने और बीमा कवर प्रदान करने की शर्तों को तय करने की प्रक्रिया होती है जी अंडर राइटिंग या फिर बीमा लेखन। अब इसमें बताया गया है कि इस प्रकार यह जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है, समझ गए, मतलब जोखिम का मूल्यांकन करना, ठीक है, और उसके बाद जोखिम मूल्य निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही बीमा लेखन या फिर अंडर राइटिंग कहा जाता है। अब अंडर राइटिंग की आवश्यकता क्या क्या है, देखो भाई, 3 पॉइंट्स तो अच्छे से याद रख लेने हैं। जोखिम का मूल्यांकन करना मतलब चेक करना कि रिस्क कितना है अगर इस पर्टिकुलर व्यक्ति की पॉलिसी की जाती है, ठीक है। फिर उसको, उसकी गणना करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। और जब सब कुछ हो गया उसके बाद उसका मूल्य निर्धारण करना। तो ये आवश्यकता होती है किसकी, अंडर राइटिंग की। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्वास्थ्य बीमा है ना, वो किससे डील करता है, रोगों की संख्या यानी कि रुग्णता से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के की जो रुग्णता है ना, मतलब रोग है उसके शरीर में, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मतलब कौन कौन से कारक हैं जिनसे कि व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, या उसकी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो देखो भाई, आयु के हिसाब से बीमारियां है ना, ज्यादा उम्र वाले लोगों को ज्यादा बीमारी होने के चांस है। उसके बाद है लिंग, यानी कि स्त्री या पुरुष दोनों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। फिर है आदतें। आदतें क्या है कि हमारी हैबिट्स क्या है, जैसे सपोज कोई जो है ज्यादा स्मोकिंग करता है या ज्यादा ड्रिंकिंग करता है, तो उन्हें बीमारियां कंपैरेटिवली जो नॉन स्मोकर है या फिर टी टोटलर्स हैं उनके कंपैरेटिवली कम होंगी, ठीक है ना। फिर व्यवसाय भी, किस तरह का काम धंधा है हमारा, उस पर डिपेंड करेगी कि हमारी, हमें होने वाली बीमारियां, है ना। अब काम धंधे से रिलेटेड आप ये समझ लो कि जैसे सपोज किसी का कोई काम है जो बैठे रह के ही करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि कोई कंप्यूटर पर ही काम करता है सारा दिन, तो उसको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है ना। देन पारिवारिक इतिहास, यानी कि हमारे माता पिता को कौन सी बीमारियां रही हैं, तो चांस रहता है कि जो माता पिता की बीमारियां हैं वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएं। फिर पिछली बीमारी, मतलब पहले हमें कौन सी बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कई लोगों को बीपी शुगर होती है ना। उसके बाद है वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, मतलब कि प्रेजेंटली हमारा हेल्थ किस प्रकार की है, निवास हमारा किस जगह पर है, और हमारा आसपास का पर्यावरण कैसा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कारक हैं जो कि व्यक्ति में बीमारी होने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट बताया गया है स्वास्थ्य बीमा में नैतिक जोखिम को समझना। देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि उम्र, लिंग, आदतें आदि जैसे कारक स्वास्थ्य जोखिम के शारीरिक जोखिम को संदर्भित करते हैं। मतलब क्या है कि ये ऐसे फैक्टर है जो कि हमारे शरीर में जो बीमारियां वगैरह है ना उनको अफेक्ट करते हैं।
एक और चीज है जिस पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, यह है ग्राहक का नैतिक जोखिम, जो बीमा कंपनी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। भाई यहाँ पर नैतिक जोखिम का मतलब पता है क्या है, कि मान लो कि व्यक्ति को कोई ऑलरेडी बीमारी है, या मान लो कि उसका ना थोड़े समय पहले ही कोई ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करवा लेता है और बताता नहीं है कि मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। अब कंपनी को तो जब आप बताओगे तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे केसेस में क्या है कि एंटी सिलेक्शन हो जाता है, गलत सिलेक्शन हो जाती है। फिर ऐसे केसेस में क्या होता है ना, कि देखो भाई, जब फिर अगर आप बीमार पड़ते हो, आपने पहले तो बताया नहीं, अपनी हिस्ट्री नहीं बताई, और जब बीमार पड़ोगे फिर डॉक्टर से तो कुछ छुपा नहीं रहेगा, है ना, और आपने पहले अपना बताया नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो क्लेम्स है ना, फिर वो फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो सारी जो भी आपको ऑलरेडी बीमारियां हैं, कोई दवाई आप खा रहे हो, तो वो सारी बता देनी चाहिए। नैतिक जोखिम का खतरा अपने के लिए भी नहीं रखना चाहिए, कंपनी के लिए भी नहीं रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है कि अंडर राइटिंग के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। ठीक है, एक तो है भाई विरोधी चयन को रोकना। अब विरोधी चयन यही, जैसे हमने बात की कि मान लो कि किसी ने नैतिक जोखिम वाला काम कर दिया, अपनी पूरी जानकारी ही नहीं दी, है ना, तो नैतिक सॉरी विरोधी चयन को रोकना है, अर्थात बीमाकर्ता के विरुद्ध चयन करना, और जोखिमों को वर्गीकृत करना, ठीक है, और जोखिमों के बीच समानता सुनिश्चित करना। ये अंडर राइटिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अंडर राइटिंग प्रक्रिया दो स्तर पर होती है, दो लेवल पर होती है। एक तो होती है प्राथमिक या फिर क्षेत्र स्तर पे, तो ये कौन करता है, ये तो करता है जी एजेंट, है ना, और दूसरी होती है विभागीय स्तर पर। इसके लिए हर एक ऑफिस में, इंश्योरेंस कंपनी में अंडर राइटर होता है, जो कि ये सारा अंडर राइटिंग का काम करता है। चलिए, अब आ गए हैं अभ्यास के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंडर राइटिंग डैश की प्रक्रिया है। तो चलिए चुनते हैं कि किस चीज की प्रक्रिया है। बीमा उत्पादों का विपणन, ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण, और विभिन्न बीमा उत्पादों को बेचना। अब आपको पता है कि अंडर राइटिंग जो है, ये कौन सी प्रक्रिया है, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। अंडरराइटिंग में सर्वोच्च सद्भाव के सिद्धांत का पालन डैश के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो भाई देखिए, जो सर्वोच्च सद्भाव है ना, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज की ये ड्यूटी है कि एक दूसरे को सारी सही सही जानकारियां, जितनी जानकारी की आवश्यकता है वो दें। तो अब ये जो सर्वोच्च सिद्धांत है ना, सर्वोच्च सद्भाव का सिद्धांत है, ये दोनों यानी कि बीमाकर्ता और बीमाकृत दोनों के लिए ही इसका पालन करना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बीमा योग्य हित से तात्पर्य डैश से है। तो भाई आपको बताना है कि बीमा योग्य हित का तात्पर्य किससे है। चेक करते हैं। बीमित की जाने वाली संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित, वह संपत्ति जो पहले से बीमाकृत है, प्रत्येक बीमाकर्ता का नुकसान का हिस्सा, जब एक से अधिक कंपनियां एक ही नुकसान को कवर करती हैं, या फिर नुकसान की वह राशि जो बीमाकर्ता से वसूल की जा सकती है। तो देखिए, बीमा योग्य हित का अर्थ है कि बीमित की जाने वाली संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित, मतलब जिस भी संपत्ति का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, उसमें उस व्यक्ति का जो है वित्तीय हित कितना होगा। जैसे मान लो कि मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, है ना, तो उस गाड़ी में जो मेरा वित्तीय हित है वो क्या हो गया, उसे बीमा योग्य हित कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। मेडिकल अंडरराइटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि मेडिकल अंडरराइटिंग में कौन सा कथन इनमें से गलत होगा। इसमें मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करने और उसका आकलन करने में उच्च लागत शामिल है। स्वास्थ्य बीमा के लिए मेडिकल अंडरराइटिंग में वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और आयु प्रमुख कारक हैं। प्रस्तावकों को अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सा और रोग संबंधी जांच से गुजरना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, गलत ऑप्शन इसमें से डी है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर आ जाएगा।
समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह का कोई भी व्यक्ति बीमाकर्ता के विरुद्ध चुनाव कर सकता है। समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्ता कर्मचारी समूहों को ही कवरेज प्रदान करता है। तो देखिए अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन इनमें से सही है या गलत है, वटेवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह का कोई भी व्यक्ति बीमा कर्ता के विरुद्ध चुनाव नहीं कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है जो प्रपोजर होगा। और जो समूह स्वास्थ्य बीमा है ना, वो सिर्फ नियोक्ता और कर्मचारी समूहों के लिए नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो कि समूह स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन से चिकित्सा कारक अंडरराइटर के निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं? पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत विशेषता, जीवन साथी का इतिहास और व्यक्तिगत इतिहास। तो देखिए भाई, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत विशेषता और व्यक्तिगत इतिहास ये तो अफेक्ट करेंगे, पर जीवन साथी का इतिहास ये तो चिकित्सा कारक ऐसा नहीं है जो कि अंडरराइटर के निर्णय को प्रभावित करे। तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर आ जाएगा। आप देखो भाई, जीवन साथी को अगर कोई बीमारी थी तो जरूरी थोड़ा ना कि आपको भी वही बीमारी होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है। कार्डियोवैस्कुलर रोग से तात्पर्य उस रोग से है जो कि प्रभावित करता है। देखो भाई, कार्डियो शब्द जहां आ जाता है ना, तो वहां पर हृदय और उससे रिलेटेड जो तंत्र है, पूरा सिस्टम है, उससे रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर। तो ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए यानी कि हृदय और संचार प्रणाली तंत्र तंत्र, यानी कि देखो, हृदय और उससे रिलेटेड जो आर्टरीज और वीन्स होती है ना, जो खून लेके जाती हैं और लेकर आती हैं, तो वो सारा जो सिस्टम है उसे कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। स्वास्थ्य बीमा अंडरराइटिंग के लिए महत्वपूर्ण कारक है। भाई अब देखना है, आपने बताना है कि स्वास्थ्य बीमा की जब अंडरराइटिंग की जाती है तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आयु, लिंग, आदतें? भाई नहीं, सब कुछ उपरोक्त सभी आएगा इसका उत्तर। अंडरराइटिंग का उद्देश्य है, अंडरराइटिंग का उद्देश्य क्या होता है? देखो भाई, इन्होंने कहा है कि एक तो एंटी सिलेक्शन को रोकना, तो ये तो उद्देश्य है। दूसरा है जोखिम को वर्गीकृत करना और जोखिमों के बीच में समानता सुनिश्चित सुनिश्चित करना, तो ये भी है। इसलिए दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में भी दोनों सही लिख दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं आना था। ठीक है, तो उसको आप चेक कर लेना, वहां पर ऑप्शंस को ढंग से पढ़ के फिर आंसर देना है। केवल दावा प्राप्त करने के लिए बीमा लेने का जानबूझकर किया गया इरादा किसका भाग है? देखो, सिर्फ दावा लेने के लिए बीमा करवा लिया है ना, तो ये तो गलत बात है। तो ये हो गया कौन सा? अब इसमें दिया है ऑप्शंस: शारीरिक जोखिम, नैतिक जोखिम, व्यवसाय जोखिम या फिर धोखाधड़ी। तो ये है नैतिक जोखिम, जहां पर जानबूझकर गलत इरादे से बीमा करवाया गया है, गलत जानकारी देके, है ना। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर आएगा। बीमाकर्ता को निम्नलिखित समय पर फाइल एंड यूज दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। देखो भाई, IRDAI ने ना एक रूल्स बनाए हैं, फाइल एंड यूज। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कब यूज किए जाते हैं? जब ना उत्पाद को पेश करना होता है ना, मतलब जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी लेकर आई और उसे पेश करना है, अपना मार्केट में लेकर आना है, तो उन्हें एक गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है, और वो जो दिशा निर्देश है ना, उसे फाइल एंड यूज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। फाइल एंड यूज यानी कि फाइल एंड उपयोग भी कह देते हैं इसे। संबंधित दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको पता है, अभी हमने बात की, ये जारी किए जाते हैं IRDAI के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। अंडरराइटिंग के लिए बुनियादी सिद्धांत है, बताना है आपने। अंडरराइटिंग के लिए बुनियादी सिद्धांत कौन सा होगा? परम सद्भावना और बीमा योग्य हित, तो भाई दोनों ही होंगे, इसलिए दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को डैश के लिए भुगतान किया जाता है। भाई देखो, बीमा धारक को ना उस रकम के लिए भुगतान किया जाता है जो नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ जो उसका सम एश्योर्ड है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं है कि आपने जो बीमा करवाया हुआ था वो करवाया हुआ था 2 लाख का, इलाज आपने जाके करवा लिया 6 लाख का, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो सम एश्योर्ड है यानी कि बीमित राशि है, उसी के हिसाब से आपका जो नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है।
तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ये कह रही है कि बीमित राशि मतलब सम एश्योर्ड की सीमा तक वास्तविक नुकसान यही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। एक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम स्वीकार करने को क्या कहते हैं? देखो, अगर ना कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बीमाकर्ताओं के द्वारा अपनी इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सह बीमा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, व्यक्ति को छोड़ो, कोई कंपनी है और उन्हें ना अपने सारे एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा बीमा करवाना है और वो एक बीमा कंपनी उसको कवर नहीं कर सकती, तो दो इकट्ठे मिलके उनकी इंश्योरेंस कर देंगे ना, ऐसे केस को क्या कहेंगे? सह बीमा कहेंगे। चलिए, अब आ गया है आपका बोनस प्रश्न, ध्यान से करना है और इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन किया भी है। और फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की रुग्णता को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, रुग्णता मतलब जो उसके शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा। लिंग, जीवन साथी की नौकरी, आदतें और निवास स्थान। तो सही उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।